नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक क्वेरी आ रही थी कि सर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाइए। लेकिन पिछले कुछ सीरीज से हमने जो टेक्निकल इंडिकेटर है उसके बारे में आपको सिखाना शुरू किया था, जिसमें अब तक हमने 3 या 4 इंडिकेटर कवर कर लिए हैं। और इस वीडियो को आप सबका ढेर सारा प्यार मिला, इसके लिए आप सबका खूब खूब शुक्रिया। लेकिन आप सबकी डिमांड है और आपकी फरमाइश हम पूरी न करें ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए आज से हम ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाना शुरू करते हैं। लेकिन सिखाने से पहले कुछ बातें आपको समझ लेना जरूरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अब तक हमने अपने चैनल पे कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े, चार्ट पैटर्न पढ़े, कुछ इंडिकेटर पढ़े, तो ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट तो है ही है। लेकिन सिर्फ इतना टेक्निकल एनालिसिस आने से कोई भी ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन जाता। ज्यादातर लोगों का मन में यही भ्रम होता है कि हमने ये टेक्निकल एनालिसिस जान लिया तो अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इसी में ज्यादा से ज्यादा लोग धोखा खाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। सेबी का डेटा भी यही बताते हैं कि ज्यादा ऑप्शन ट्रेडर है जो लोग हैं वो अपना नुकसान करते हैं, यानी कि 90% से ज्यादा ऑप्शन ट्रेडर है वो नुकसान में होते हैं। क्यों? तो वो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, और हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ध्यान में रखना है ये भी हम सीखेंगे। जैसे कि ऑप्शन में कुछ ग्रीक्स होते हैं, जिसमें मेजर ग्रीक्स भी होते हैं, माइनर ग्रीक्स भी होते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा और सी बहुत सी चीजें होती है। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले तो हमें उसकी टर्मिनोलॉजी मालूम होनी चाहिए कि किस चीज को क्या कहते हैं। ज्यादातर देखने वाले मेरे व्यूअर को मालूम ही होगा, फिर भी हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे। जैसे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, पीसीआर क्या होता है, ओआई क्या होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। और उसके बाद हम स्ट्रेटेजी की ओर बढ़ेंगे कि इससे हम कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी रेट कितना रहेगा, उसका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, और हमें प्रॉफिटेबल होने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या बातें ध्यान में रखनी है, ये जाननी जरूरी है। लेकिन ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आते इसलिए है कि कम पैसे में इसमें ज्यादा मुनाफा होता है, और ज्यादा मुनाफा लेने के चक्कर में ही अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो ये दो धारी तलवार है, तो इसे ध्यान से समझ के हमें इस्तेमाल करना है। अगर अपनी फेवर में तलवार इस्तेमाल करेंगे तो हम विन होंगे, नहीं तो खुद को ही काट लेंगे। हम सबसे बेसिक से शुरू करेंगे, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग का इजाद किस चीज के लिए हुआ था, उसके बाद उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। यानी कि ये वीडियो आपके लिए बोरिंग हो सकती है, शायद आपको ये लगे कि कोई मैं फिजिक्स की क्लास में आ गया, लेकिन ये चीजें सीखे बिना आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। मैं आपको 2 स्ट्रेटेजी बता दूंगा, फिर भी आप नुकसान में होगे, क्योंकि वहां पे ग्रीक्स काम नहीं कर रहे होगे, या आपको खुद से कोई स्ट्रेटेजी बनानी है। तो आप ग्रीक समझोगे तो ऑप्शन के लिए अपनी खुद से स्ट्रेटेजी भी क्रिएट कर सकोगे। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी से चलते अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों, अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। अभी मैं आपको एकदम बेसिक से बताना शुरू करता हूं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अगर मेरे कुछ व्यूअर इसके बारे में जानते हैं तो कृपया इसे 1.5x स्पीड पे देखें, क्योंकि हो सके इसमें कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जो आप तक आपने न सुना हो और आपके काम लग जाए। लेकिन आपको लगता है कि आपको आता है तो बिना स्किप किए इसे थोड़ी स्पीड में दौड़ा के देख लीजिएगा, तो शायद हो सके कोई ऐसा टॉपिक आपको मिल जाए। तो हम पहले सीखेंगे कि डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो डेरिवेटिव ये होता है कि दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहला पर्सन होता है, दूसरा पर्सन होता है। ये दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, में क्या होता है कि जो मेन एसेट होती है उसके बारे में यहां से प्रिडिक्शन होता है। अब ये जो मैंने बातें बोली हो सके आपके ऊपर से जाए, तो इसे एक एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई किसान है, उसने
खेत में आलू बोली है, अभी इस किसान ने खेत में आलू बोली है। अब हो सके तो कोई व्यापारी आएगा और एक किसान से बात करेगा। जो ये व्यापारी आएगा वो किसान को बोलेगा कि मैं आपके आलू 70 रुपये पर केजी के हिसाब से आपसे सीजन खत्म होने के बाद ले लूंगा, यानी कि जब आपके आलू पक जाएंगे खेत में तब मैं 70 रुपये पर केजी के हिसाब से आपके आलू खरीद लूंगा। और अगर एक किसान को पसंद है कि चलो ठीक है 70 रुपये मुझे मंजूर है, तो वो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इस खेत में जितने भी आलू होंगे वो किसान किसको देगा? तो वो किसान इस व्यापारी को देगा। अब ये हो सकते हैं कि आलू की क्वालिटी जरा खराब हो जाए, फिर भी इसने 70 रुपये डिसाइड किया है, यानी कि व्यापारी तो 70 रुपया लेके ही जाएगा, यानी कि किसान को इस किस्से में क्या होगा? फायदा होगा। लेकिन हो जाए कि आलू की क्वालिटी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया निकल जाए तो फिर इस जो किसान है उस टाइम समझो कि क्वालिटी अच्छी हो गई और बाजार में बहुत कम आलू आए हैं, तो उस टाइम बाजार में आलू की कीमत शायद हो सके तो 120 रुपये से ज्यादा हो, तो भी एक किसान को वो आलू इस व्यापारी को 70 रुपये देने ही पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था। यानी कि एक प्री डिफाइन होता है, यानी कि फ्यूचर का खरीदी बेच होती है। अब उस टाइम क्या कीमत होगी वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन व्यापारी को लगता है कि चलो मेरे लिए 70 रुपया सही है, या किसान को लगता है मेरे लिए 70 रुपया सही है, तो दोनों इस बारे में अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट दूसरी तरह से भी कर सकते थे। किस तरह से? तो अगर एक व्यापारी आके ये बोल दे कि आपके खेत में जितने भी आलू होंगे, यानी कि पर एकड़ के हिसाब से ये बोल देगा कि मैं आपको 2 लाख रुपया दे दूंगा। अब वो एकड़ में कितना होगा आलू वो किसान भी नहीं बता सकता, व्यापारी भी नहीं बता सकता, लेकिन व्यापारी ने कुछ ऐसा देखा होगा कि इससे मिट्टी की कंडीशन अच्छी है, किसान अच्छी तरह खेती कर रहा है, इसके जो बीज है अच्छे, ये देख के उसको लगा होगा कि इसकी पैदावार अच्छी होगी, तो उसने 2 लाख रुपए का ऑफर कर दिया। और किसान को भी लगता होगा कि चलो बाहर बाजार में बेचूंगा, उस टाइम शायद आलू की कीमत कम हो और मेरे को 1-1.5 लाख में बेचना पड़े, इससे तो अच्छा अभी से 2 लाख फाइनल कर लेता हूं। तो दोनों अपने अपनी सोच के हिसाब से फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करते हैं। तो डेरिवेटिव इसी चीज को कहते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि डेरिवेटिव क्या होता है। अब स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव क्या होता है? तो वो हम उस मान लीजिए स्टॉक के बारे में बात करें तो हम उस स्टॉक को ट्रेड नहीं कर रहे, उसके डेरिवेटिव को ट्रेड करेंगे। यानी कि हम रिलायंस का कोई शेयर अभी खरीद नहीं रहे, लेकिन हम ये कह रहे कि रिलायंस का प्राइस इस भाव पे आएगा तो मैं लूंगा, तो उसके हिसाब से हम अभी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक कहां पे होता है? तो एक स्टॉक मार्केट में हो सकता है, जिसमें इंडाइसिस, कमोडिटी, ईटीएफ, ये सब में डेरिवेटिव का ट्रेडिंग होती है। लेकिन सारे के सारे जो स्टॉक्स है लिस्टेड, सब में डेरिवेटिव का ऑप्शन अवेलेबल नहीं, यानी कि फ्यूचर ऑप्शन सब में नहीं होता है। तो ये बेसिक बात हो गई कि डेरिवेटिव क्या होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, तो फिर फ्यूचर क्या है और ऑप्शन क्या है? हम दोनों में ट्रेड करते हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है, ये हमारे दिमाग में डिफाइन होना चाहिए। इसको भी मैं इजी कर देता हूं कि मान लीजिए ये कोई हाउस है, ये किसी का घर है और इसे घर बेचना है, इस आदमी को बेचना है, और ये दूसरा आदमी है जिसे खरीदना है। तो ये अभी से डिफाइन कर लेंगे क्या कि भाई ये घर है, 1 महीने बाद मैं इसे 10 लाख रुपए में खरीद लूंगा, और इसने इसे ऑफर दिया, इसको भी लगा ठीक है मेरे को भी 1 महीने बाद 10 लाख की काम है, तो मैं 10 लाख रुपए में इसको अपना हाउस दे देता हूं। तो ये बात हो गई फ्यूचर की। तो ये दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसे हम कहेंगे फ्यूचर, क्योंकि इसमें पूरे की पूरी अमाउंट देनी है, इसमें आप बच नहीं सकते हैं। अब ये हो सकते हैं कि इसमें एक कह दे कि पहले आप ऐसा कीजिए, पहले मुझे 30% दे दीजिए अभी, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मुझे 50% दे दीजिए, और उसके बाद आप पूरी अमाउंट देंगे 1 महीने बाद, तो मैं घर आपके नाम ट्रांसफर
कर लूंगा। तो ये हो गया फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए। अब इसके फायदे नुकसान तो अपने अपने जगह पे है। मान लीजिए यहाँ पे कोई 4 वे लाइन आ जाए इसके घर के पास और ये 10 लाख की जगह 50 लाख कीमत हो जाए, तो भी इसे तो 10 लाख में ही देना है। या हो सके कि यहाँ पे बाद में पता चले कि आजू बाजू झोपड़पट्टी आ गई है, तो ये 10 लाख की प्राइस 3 लाख भी हो सकती है, तो भी इसे तो 3 लाख में ही लेना, अब तो इसे 10 लाख में ही ये लेना पड़ेगा। तो ये फ्यूचर की बात हो गई। अब हम इसे ऑप्शन में समझते कि इसे ऑप्शन में कैसे समझ सकते हैं। तो ऑप्शन में यही चीज होती है कि हम फ्यूचर प्राइस डिफाइन करते हैं, लेकिन करते क्या है, हम इसे बोलेंगे कि ये हमने 10 लाख रुपए में घर लेना है, लेकिन अभी मैं आपको 50,000 रुपया देता हूं, ये है टोकन मनी। 1 महीने बाद आके हम बाकी की डील करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, ये भाई ने सिर्फ कितना दिया, अपना टोकन मनी, सिर्फ और सिर्फ टोकन मनी दे दिया 50,000 रुपया। इसको अभी 10 लाख मिला नहीं है। अब हो सके कि इसकी आजू बाजू झोपड़पट्टी आ जाए और इसका प्राइस 3 लाख आ जाए, तो ये जो बंदा था ये क्या करेगा, वापिस आएगा ही नहीं, ये 50,000 जाने देगा, यानी कि टोकन मनी उसे खो देनी है, लेकिन उसके बाकी के पैसे बच जाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत किसको होगी, इस सेलर को, कि अगर इसकी प्राइस 50 लाख भी हो जाती है और 1 महीने बाद ये आता है और बोलता है कि मुझे ये 50,000 टोकन मनी दिया था आपको, अब 9.5 लाख आप ले लीजिए और ये घर मेरे नाम कर दीजिए, तो इसको देना ही पड़ेगा। यानी इसमें रिस्क ज्यादा किसका है, सेलर का। इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ज्यादा रिस्क होता है सेलर का। इसके लिए हम ज्यादा पैसा उसे देना पड़ता है, लेकिन जहां ज्यादा रिस्क होता है वहां समझदारी भी ज्यादा होती है, तो कमाता भी ज्यादा सेलर ही है। क्यों कमाता है वो हम आगे रिस्क देखेंगे, उसमें हम समझेंगे। तो एक कंसेप्ट तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है। फ्यूचर में दोनों की लायबिलिटी सेम रहती है, जबकि ऑप्शन में सेलर की लायबिलिटी ज्यादा रहती है। अब हम ये देखेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो था उसका यूज क्या है, यानी कि उसका जो इजाद हुआ था वो किस चीज के लिए हुआ था। हमने आपके लिए बहुत सा मटेरियल बना के रखा है जो आप बाद में आराम से पढ़ के अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं, इन डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो हमारी वीडियो किसी भी आप 5 ग्रुप में शेयर कर लीजिए। आप लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी भी 5 ग्रुप में शेयर करके जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए, प्रेजेंटेशन हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। या फिर जो नीचे एंजल वन का जो डीमेट अकाउंट का ओपनिंग लिंक दिया है, जो डीमेट अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री है, अगर आप उस लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजते हैं तो भी हम आपको ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल करवा देंगे, जिसको आप अपने पास रख के आराम से अपनी स्टडी कर सके। और कोई व्यक्ति इच्छुक है कि हमसे इतनी डिटेल स्टडी सीखे तो हम इसका बेसिक से लेके एडवांस और एडवांस से लेके प्रो तक का कोर्स करवाते हैं। और कोई कंप्लीट कोर्स करना चाहे, यानी कि बेसिक से लेके प्रो तक का कोर्स करना चाहे, तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर कॉल करके आप जान सकते हैं। क्योंकि हम अपनी क्लास में ऑप्शन के बारे में बेसिक सिखाने में ही 10 घंटा बिता देते हैं, यानी इतनी डेप्थ में घुस जाते हैं कि कोई भी चीज हमसे छूटे ना। फिर भी मैं वीडियो में ट्राई कर रहा हूं कि उसका निष्कर्ष निकाल के हो सके उतना आपको दे सकूं, क्योंकि देखने वाले का टाइम भी हमारे लिए वैल्यूबल है। कि हम ऊपर से सिखा दे और उसको कोई नॉलेज ना मिले तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो मैं हो सके उतनी डेप्थ में जाने का ट्राई कर रहा हूं, लेकिन YouTube वीडियो की भी कोई लिमिटेशन होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का वीडियो बनाऊंगा, इसकी 4-5 सीरीज निकाल पाऊंगा, तो भी वो 10 घंटे का बेसिक कोर्स है, उसका मुकाबला तो हम नहीं कर सकते। यानी कि जो क्लासरूम में पढ़ते हैं वो YouTube वीडियो के माध्यम से इतना डेप्थ तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आप हो सके उतना जान सके और अपने आप से स्वतंत्र ट्रेड करने के काबिल हो सके, इतना तो आप सीख कर ही जाए। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। तो हम पहले सीखने का प्रयास करते हैं कि जो ये हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन था उसका इजाद
सबसे पहले हेजिंग के लिए हुआ था। अब हेजिंग क्या है तो ये डिटेल लिखा है, आप इसकी प्रेजेंटेशन आपके पास रख के पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको जरा शॉर्ट में बता देता हूं। मान लीजिए आपने कोई कंपनी के शेयर खरीद लिए। मान लीजिए कि आपने टाटा के कोई कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस 100 रुपये था और आपने उसके 250 शेयर खरीद लिए, यानी कि आपकी इसको खरीदने की वैल्यू हो गई 25,000 रुपये। यानी अपने 25,000 रुपये में 100 शेयर टाटा कंपनी के खरीद रखे हैं। अब हमेशा मार्केट ऊपर ही जाएगा ये तो जरूरी है नहीं, यानी कि जो 100 रुपये का प्राइस था वो 105 होगा, 110 होगा, फिर वहां से थोड़ा करेक्ट भी होगा। लेकिन आपको लगता है इस बार करेक्शन बहुत डीप आने वाला है, लेकिन आपने तो यहां इन्वेस्ट किया है, यानी कि आपने अभी ट्रेडिंग का मूड है नहीं, आपने इन्वेस्ट किया है 5 साल 10 साल के लिए। तो ये तो जाहिर सी बात है कि 5 साल बाद ये 100 रुपये का शेयर हो सके, 150 या 200 रुपये का भी हो सके। तो आप क्या करोगे कि ये जो आपको रिस्क लगता है उस टाइम आप इसका पुट बाय कर लोगे या कॉल सेल कर लोगे। अब पुट क्या है कॉल क्या है वो हम आगे जानेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि आप इसका ऑप्शन बाय या सेल कर सकते हैं। आप इसका ऑप्शन अगर पुट का बाय कर लेते हैं, अब अगर ये प्राइस नीचे भी आता है तो आपको पुट से फायदा हो जाएगा। अब पुट का लॉट इसका मान लीजिए टाटा का 250 का ही आपको एक लॉट मिलता है, यानी कि आप इसका एक लॉट लेंगे तो जितना नीचे आएगा यहां जितना नुकसान होगा वो यहां पे कवर कर देगा। अगर ये ऊपर जाता है तो आपने इसका तो 100 रुपया दिया नहीं है, मान लीजिए इसका कोई प्राइस रहा होगा 5 रुपया, पुट का प्राइस 5 रुपया होगा और इसके 250 लॉट आप खरीदेंगे तो इसका 1250 रुपया आप चुकता कर दोगे। अगर आप गलत भी हो गए तो आपका कितना जाने वाला है 1250 रुपया। आप किसकी सेफ्टी कर रहे हैं अपने 25,000 रुपए की, यानी कि 25,000 रुपए के लिए आपने 1250 रुपए का एक प्रीमियम ले रखा है। इतना समझ लीजिए, सब जैसे हम जीवन बीमा लेते हैं इसी तरह से हम इसका एक प्रीमियम लेके अपने पास रख देंगे। अगर प्राइस नीचे आती है, मार्केट टूटता है तो उस टाइम ये हमें बड़ा मुनाफा देगा, तो ये मुनाफा लेके हम निकल जाएंगे। फिर से प्राइस तो अब जाने ही वाला है, और अगर अब जाता है तो हमें इससे तो फायदा, यहां तो फायदा होता ही है, इसका तो मुनाफा होना ही होना है। बस ये 1200 प्रीमियम है जो अपना इंश्योरेंस के तौर पे काम करेगा, उसे छोड़ना है, यानी कि नुकसान में आप किसी हाल में नहीं रहोगे। ये मैंने आपसे बहुत छोटी बात की कि 25,000 रुपये। अब ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, FII है, DII है, HNI है, इसका करोड़ों में अरबों रुपये में इन्वेस्टमेंट होता है। तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को वो हेज करने के लिए फ्यूचर ए ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर वो लोग ऑप्शन का ही इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि मान लीजिए अभी कोई शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपया और उनको लगता है कि हमें भाई 100 रुपये में तो नहीं खरीदना है, इसका 80 आएगा तो खरीदेंगे। तो वो अपना फ्यूचर इस तरह के बेच के रखेंगे कि तब तक क्या करें, मार्केट नीचे जा रहा है वो देख के बैठे तो रहेंगे नहीं, तो जब तक वो 80 आता है तब तक तो वो फ्यूचर से पैसा कमाएंगे, और जैसे ही 80 रुपये आ जाता है तो वो अपना स्टॉक खरीद लेंगे। तो ये हो गया पहला पर्पज हेजिंग के लिए। अब उसका दूसरा पर्पज क्या था, तो दूसरा पर्पज था स्पेक्युलेटर, यानी कि हम जैसे ट्रेडर जो अब ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करने लगे हैं। तो अब इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आगे की सारी सीरीज ट्रेडर के बारे में ही बताने वाले हैं। तो स्पेक्युलेटर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे मुनाफा कमा सकते हैं वो हम पूरे वीडियो इसके बारे में ही बातें करने वाले हैं। तो अभी ये टॉपिक छोड़ देते हैं, नहीं तो आप अपने प्रेजेंटेशन में पढ़ लीजिएगा। और तीसरा था आर्बिट्रेजर्स के बारे में। तो आर्बिट्रेजर क्या होता है पहले ये आपको बता दूं। तो आर्बिट्रेजर क्या होता है, दो प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है उसका मुनाफा लेता है। जैसे हो सके अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में हो सकता है कि मानो BSE में कोई शेयर का प्राइस 44 रुपया चल रहा है और उसी समय NSE में उसका प्राइस 46 रुपया चल रहा हो, तो क्या करेगा आर्बिट्रेजर,
ये 2 रुपये का जो डिफरेंस है ना, उसे खाने की सोचेगा। यानी आर्बिट्रेजर भी फ्यूचर ऑप्शन के जरिए यही बातें करता है। वो भी हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। जैसे हम स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे उसमें आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी भी हम पढ़ने वाले हैं। तो हम आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे तो आर्बिट्रेजर कैसे स्ट्रेटेजी बना के फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड कर सकता है वो भी हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे कि जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, ज्यादा से ज्यादा मुझे मैसेज किए कि हमें ये सीखना है, यानी कि आपको सीखना था ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अभी हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक ऑप्शन सेलर होता है जिसे हम ऑप्शन राइटर कहते हैं, और एक ऑप्शन बायर होता है। ये दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब याद कर लीजिए, मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया था, घर का उदाहरण दिया था और आलू के खेत का उदाहरण दिया था। वो उदाहरण याद कर लीजिए। तो जो उसमें सेलर था उसे हम राइटर कहेंगे। अब ऑप्शन में क्या है कि हम घर का उदाहरण याद रखेंगे जिसमें हमने टोकन मनी दिया था। तो उसमें फायदा किसको था? बायर को ज्यादा से ज्यादा फायदा था और सेलर उसमें बंध जाता है। अब इसमें भी हमें ये होता है कि एक लॉट अगर आप सेल करने जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपया अभी लगता है। अभी सेबी के रूल्स कुछ चेंज होने वाले, तो उसमें ये भी जरा मार्जिन बढ़ जाएगा। और जो बायर होता है उसे 10 या 15 हजार में एक लॉट बाय कर सकता है। तो ये 1.5 लाख दे रहा होगा तो वो बहुत सोच के अपना 1.5 लाख लगाएगा, क्योंकि इसका तो 10 ही जाने वाला है। इसका तो अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है। इसमें नुकसान का कुछ ऐसा नहीं कि इतना ही जाएगा। ये तो सेफ्टी के लिए 1.5 लाख रखता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हम जान लेते हैं। इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। तो पहले ऑप्शन का बायर होता है जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा राइटर, यानी कि जो सेलर होता है उसे हम क्या कहेंगे? राइटर। कॉल ऑप्शन होता है, यानी कि कॉल ऑप्शन जो बायर होता है उसे ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि उसे वो प्राइस पे खरीदना ही है, लेकिन जो सेलर होता है उसे ऑब्लिगेशन होता है कि उस प्राइस पे उसे वही शेयर बेचने पड़ेंगे। पुट ऑप्शन का भी ऐसा ही है। और उसके बाद प्रीमियम क्या होता है? तो हम जो पे करते हैं ऑप्शन बाय करने, यानी कि कॉल या पुट ऑप्शन जो बाय करते हैं, जो भाव पे बाय करते हैं, उसके लिए जो पे करते हैं उसे हम कहते हैं प्रीमियम। एक्सपायरी डेट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की कोई निश्चित डेट होती है, उस टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्ट निरस्त हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे एक्सपायरी। इंडाइसिस में वीकली एक्सपायरी अवेलेबल है और स्टॉक में ज्यादातर मंथली एक्सपायरी है। अब इंडाइसिस में वीकली भी है, मंथली भी है, 2-3 महीने की भी आप एक्सपायरी रख सकते हैं, लेकिन जिस टाइम की आपने एक्सपायरी, यानी कि जिस टाइम तक आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी लास्ट डेट, यानी कि एक्सपायरी डेट। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? तो उस भाव पे आपने फिक्स किया है कि इस भाव से ज्यादा या इस भाव से कम, तो वो जो भाव नक्की किया है उसे हम स्ट्राइक प्राइस कहेंगे। उसका उदाहरण हम देख लेते हैं कि अभी मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 25,000 रुपए और आपको ये लगता है कि अभी निफ्टी गिरने वाला है, गिर के 1,000 पॉइंट यानी कि 24,000 पे आने वाला है, तो आप 24,000 का पुट खरीद लोगे। तो ये 24,000 हुआ आपके लिए स्ट्राइक प्राइस हो गया। और किसी को लगता है कि अब जाएगा तो वो कॉल खरीद लेगा, उसे लगता है 1,000 पॉइंट अब जाएगा तो 26,000 का कॉल खरीद लेगा, तो उसके लिए 26,000 उसका स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब इसमें भी एटीएम ओटीएम बहुत सारी चीजें आती है, वो हम ऑप्शन चेन पढ़ेंगे तब सीखेंगे। अमेरिकन ऑप्शन हमने बताए जो ज्यादातर हमारे इंडियन मार्केट में इस्तेमाल नहीं होते, इसके लिए मैं आपको अभी डिटेल नहीं बताता क्योंकि ऐसे बताने जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उसी तरह से यूरोपियन ऑप्शन होते हैं, ज्यादातर हम यूरोपियन ऑप्शन पे ही काम करते हैं, यानी कि सीई जो हम कहते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं कॉल ऑप्शन को सीई, यानी कि इसका फुल फॉर्म है कॉल यूरोपियन। पीई का मतलब है पुट यूरोपियन, यानी कि ये जो डिराइव होके आया है वो यूरोपियन मार्केट से आया है। अब अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में क्या डिफरेंट था वो हम कभी बात कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे इस्तेमाल यहाँ नहीं हो, हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता है, इसके लिए इसको जानने की बहुत जरूरत नहीं है। अब इंडेक्स ऑप्शन की बात करेंगे, यानी कि
जो इंडेक्स में ऑप्शन होता है, जैसे निफ्टी में होता है, बैंक निफ्टी में होता है, फिन निफ्टी में होता है, बैंक एक्स में होता है, सेंसेक्स में होता है, ये सारे हो गए इंडाइसिस, उसके भी ऑप्शन होते हैं और स्टॉक के भी ऑप्शन होते हैं, तो उसे कहेंगे स्टॉक ऑप्शन। तो इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, हमने आपसे अभी बात की कि हम ऑप्शन चेन सीखेंगे तब आपसे बात करेंगे, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी में शामिल है तो हम सीख लेते हैं। मानो कि अभी कोई प्राइस चल रहा है, कोई स्टॉक का इंडाइसिस का प्राइस चल रहा है 25,000 रुपये, और आपको लगता है इन फ्यूचर वो 26 होने वाला है, तो वो जो होने वाला है उसे हम कहेंगे OTM। जो होने वाला है उसे क्या कहेंगे? OTM, आउट ऑफ द मनी। अभी जो चल रहा है उससे आउट है, अभी वहां पहुंचा नहीं है। और जो 24,000 होगा उसे हम कहेंगे ITM, यानी कि इन द मनी। वो होके आया है, यानी कि वो इन है, अपनी मनी के अंदर इन है। अभी जो 25,000 चल रहा है प्राइस, उसे कहेंगे ATM, एट द मनी। जो एट द मनी से अंदर है, यानी कि उससे होके प्राइस आया है, वो इन द मनी होगा। जो अभी होने वाला है उसे आउट ऑफ द मनी कहेंगे। और ये क्या होगा? कॉल ऑप्शन के लिए। अब पुट ऑप्शन के लिए क्या होगा? तो पुट ऑप्शन में क्या होगा? पुट ऑप्शन कब बाय करेंगे? जब हमको लगेगा कि प्राइस नीचे गिरने वाली है। तो 25 से कहां होगी? 24। तो अभी 24 तो हुई नहीं है नीचे गिर के, होने वाली है। तो जो होने वाली है उसे हम क्या कहेंगे? OTM। और जो हो चुकी है, यानी कि 26,000 क्या होगा इसके लिए? ITM। और अभी जो चल रहा है उसे क्या कहेंगे? ATM। यानी बहुत सी सिंपल डेफिनेशन है। जो होने वाला है, यानी कि हम भविष्य की बात करेंगे, तो वो हमारे लिए हो जाएगा OTM, आउट ऑफ द मनी। जो हो चुका है, जो भूतकाल में हो चुका है, वो होगा हमारे लिए ITM, यानी कि इन द मनी। और अभी जो चल रहा है उसे हम कहेंगे ATM, यानी कि इन द मनी प्राइस। आओ इसे हम ऑप्शन चेन पे भी सीख लेते हैं। आपके सामने NSE की साइड पे जो हमें दिखाता है वही ऑप्शन चेन है, और ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। आपको जो बीच वाला लाइन दिखा दे रहा है, ये बीच वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, यानी 25,100 या 25,100, ये दो ITM हो गए। अभी जो इसका नियर प्राइस चल रहा होगा, मानो कि 25,125 चलेगा तो 25,150 ATM हो जाएगा, और 25,110 चलेगा तो 25,100 का, यानी कि 50-50 का जो डिफरेंट है, जो नजदीक रहेगा वो हमारे लिए ATM हो जाएगा। तो इसे दोनों में से एक ATM होगा। अभी क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से ये फिक्स होता है। अब जो पीला पट्टा देख रहे हैं आप, यानी कि यहां से होके प्राइस आया, यानी कि 25,100 से होके 25,150 जाएगा, फिर 25,200 जाएगा। ये 24,000 से होके यहाँ पे आया है। तो जो पीला पट्टा है वो क्या हो गया? जो होके आया है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? ITM। और जो होने वाला है, यानी कि यहां तक जा सकता है, वो क्या होगा? OTM। अब ये पुट है, तो पुट में क्या होके आया है? तो ये होके आया है, यानी कि पीला पट्टा इतना इजी इन्होंने बनाया है कि आप देख के बता दो कि जो पीला है वो ITM और व्हाइट है वो OTM। लेकिन हमें कलर से डिफाइन नहीं करना है, हमें जानना था, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया कि जो होने वाला है वो हो गया OTM, और जो हो चुका है वो ITM, और जो चल रहा है वो ATM। तो हम कुछ ग्रीक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑप्शन में ग्रीक्स क्या होती है। तो मान लीजिए ग्रीक्स ये चीज है जिससे कैलकुलेट करके हम ऑप्शन का प्राइस डिसाइड करते हैं, यानी कि ऑप्शन के प्राइस में जो चर्निंग होती रहती है, जो प्लस माइनस होती रहती है, उनकी वजह ग्रीक्स है। ग्रीक्स दो टाइप्स में विभाजित कर लेंगे, एक हो गए मेजर ग्रीक्स और दूसरे हो गए माइनर ग्रीक्स। मेजर 4 ग्रीक्स है जिसको देख के ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, यानी कि डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा। और माइनर ग्रीक्स बहुत से है, आप सोच भी नहीं सकते इतने हो गए, लेकिन ये सारे सीखने जाएंगे तो लंबा भी हो जाएगा। और ये माइनर है, यानी कि इसकी वजह से ऑप्शन प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, फर्क तो पड़ता ही पड़ता है, कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि हमने उसे नहीं सीखा तो हमारा कुछ रह जाएगा। यानी कि वो माइनर कौन से है? तो रो, लैम्डा, एप्सिलॉन, वोमा, वेरा, स्पीड, जोमा, कोलर, अल्टीमा, ऐसे बहुत से हैं। तो हम सिर्फ अभी अपना फोकस
मेजर ग्रीक सीखने की ओर करते हैं और हमारा पहला मेजर ग्रीक से डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, तो किसी सॉफ्टवेयर में 0 से लेके 1 तक होता है सफर और किसी में 0 से 100 तक का भी होता है, यानी कि किसी में पॉइंट में होता है डेसिमल में और किसी में डेसिमल में नहीं होता है। वो क्या है हम आगे जानेंगे, लेकिन डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा ये समझ लीजिए कि आप जो ले रहे हैं उसका डेल्टा जितना होगा उतना ही प्राइस बढ़ेगा। ज्यादातर जो एटीएम प्राइस है, हमने जो अभी सीखे एटीएम, तो जो एटीएम प्राइस होते हैं उसका डेल्टा 0.5 के आसपास होता है। यानी कि ये मान लीजिए कि उस प्राइस में 100 रुपये का फर्क पड़ेगा तो हमारे ऑप्शन में कितने का फर्क पड़ेगा, 50 रुपये का फर्क पड़ेगा, आधा ही फर्क पड़ेगा। अब सिर्फ डेल्टा सीखने से इतना ही फर्क पड़ेगा हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ थीटा, वेगा, रो बहुत से फैक्टर काम करते हैं। लेकिन हम अभी डेल्टा की बात करें इसलिए समझने के लिए कह रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि 0.5% होता है या 0 से 1 में होगा तो वो 50 लिखा होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका प्राइस 100 रुपये बढ़ेगा तो वो 50 बढ़ेगा, आपका प्राइस 50 रुपये बढ़ेगा तो वो 25 रुपये बढ़ेगा। एग्जैक्टली इसकी कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती है, उसका भी फर्क होता है। जैसे वो 1 रुपये बढ़ेगा तो हमारा 0.5 बढ़ेगा, फिर 2 रुपये बढ़ेगा तो 1 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा तो 1.5 बढ़ेगा, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जैसे 4 बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि ये जो ऑप्शन था वो आईटीएम बन जाएगा। धीरे धीरे ऐसे करके अगर वो ऑप्शन आईटीएम यानी कि जो इसका डेल्टा है ना वो 0.5 की जगह पे फिर बन जाएगा, वो बन जाएगा 0.53, 0.55 बन जाएगा, फिर इस तरह से वो बढ़ता रहेगा। तो जो इसके बढ़ने की स्पीड है ना वो एग्जैक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो 100 पॉइंट बढ़ेगा तो हमारा 50 बढ़ेगा, क्योंकि 100 पॉइंट बढ़ते बढ़ते डेल्टा भी चेंज हो जाएगा। फिर दूसरा है गामा। वैसे आज की वीडियो मेरे को लगता है थोड़ी लंबी हो गई है, तो आज हम ये जो ग्रीक से इतने सीख के यहाँ पे अपनी वीडियो समाप्त कर देंगे, क्योंकि आज सिखाने के लिए मेरे पास बहुत था। अभी ऑप्शन चेन थी, पीसीआर सीखना था, बहुत सा मैंने बनाया, लेकिन इसका चलो दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे। अभी तो चलो ग्रीक्स खत्म कर देते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने की वजह से देखने में और समझने में दोनों में दिक्कत आ सकती है। अब गामा क्या होता है, तो जितना गामा बढ़ेगा उतना डेल्टा भी बढ़ेगा, यानी कि गामा 0.2 बढ़ेगा तो जो डेल्टा 0.5 होगा उसका 0.52 हो जाएगा। यानी कि गामा भी चेंज होता रहता है। गामा किस पे इंपैक्ट करता है, तो गामा डेल्टा पे इंपैक्ट करता है, और डेल्टा हमारी प्राइस पे इंपैक्ट करता है, यानी कि एक दूसरे को कोरिलेटेड है। अब इसके गामा के बारे में भी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और आप डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हम गामा के बारे में भी और डिटेल जानना चाहते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारी एक्सपायरी जो स्ट्रेटेजी है वो गामा ब्लास्ट पे डिपेंड करती है, तो गामा को भी जरूरत न करे। एक्सपायरी डे पे गामा इतना ब्लास्ट होता है कि जल्दी से हमारा डेल्टा बढ़ जाता है और उससे हमें ज्यादा मुनाफा होता है, तो ये गामा भी जानना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन मैं इतना डिटेल पढ़ाने जाऊंगा तो आपको ये लगेगा कि हम ऑप्शन या ट्रेडर बनने आए या फिजिक्स की क्लास लेने आए, तो इसके लिए थोड़ा सा सीमित रखता हूं यहां पे। अब हम पढ़ेंगे थीटा। तो थीटा क्या है, तो सिंपल शब्दों में समझा देता हूं आपको कि थीटा एक टाइम वैल्यू है, यानी कि जब एक्सपायर के जितने नजदीक आएगा तो उसका ग्राफ ऐसा होता जाएगा, एक डाउन होता जाएगा, और एक्सपायरी के दिन ये 0 हो जाएगा थीटा। यानी कि इसकी जो टाइम वैल्यू है एक्सपायरी तक वो धीरे धीरे खत्म होती रहती है। और इसका मुनाफा किसको होता है, सेलर को, कि जैसे जितना प्राइस कम होगा उसका मुनाफा सेलर को होगा। यानी कि सेलर का दोस्त है और बायर का दुश्मन है। लेकिन थीटा को भी किस तरह अपनी फेवर में सेलर को लेना है वो भी हम जैसे स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तब जानेंगे। लेकिन इन शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए कि थीटा एक टाइम वैल्यू है और वो हमेशा नेगेटिव होती रहती है। थीटा का आप चार्ट देखोगे या आप ऑप्शन चेन पे भी देखोगे थीटा के वैल्यू, तो वो नेगेटिव में आएगी, यानी कि थीटा कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। अब हम वेगा के बारे में बात करें तो वेगा क्या है, तो जो वेगा है एक
वॉलेटिलिटी का सूचक है कि वॉलेटिलिटी कितनी बढ़ती है या घटती है। अब ये वॉलेटिलिटी मार्केट के वॉलेटिलिटी से अलग है, उसे भी आईवी कहेंगे, इसे भी आईवी कहते हैं इन शॉर्ट में, लेकिन दोनों अलग है। ये जो आईवी है यानी कि जो ये वॉलेटिलिटी है वेगा, वो क्या जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसमें कितना फियर है, कितना डर है, कितने जल्दी से चर्निंग हो रहे, ये सारी बातों पे डिपेंड करती है और वहां पे बनता है वेगा। यानी कि मार्केट में कितनी अप डाउन है उसकी वजह से नहीं, लेकिन उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कितनी डर है वो दिखाता है वेगा। लेकिन लोग मार्केट के साथ इसके लिए इसे जोड़ के देखते हैं, क्योंकि मार्केट में अप डाउन रहेगा तो स्वाभाविक है कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे भी उसकी इंपैक्ट रहेगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट शांत हो और उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे बहुत सी हलचल हो, तो हमें ये जो वेगा है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक का वॉलेटिलिटी दिखाता है। उसके हिसाब से हो सके कि उसकी प्राइस प्लस माइनस हो सकती है। अब आप एनएससी की साइट पे जाओगे तो आपको ऑप्शन चेन इस तरह से दिखेगी जो मैंने आपको अभी दिखाई। तो यहां पे ये सारी चीजें ओआई होता है, यानी कि कितना कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यानी कि बायर और सेलर यहां पे 5,623 रुपए है। कहां पे 24,650 के स्ट्राइक पे, 25,100 की स्ट्राइक पे कितने हैं तो 5,56,080। इसी तरह पुट साइड भी हम देख सकते हैं ओआई कितना है, फिर कितना वॉल्यूम है, यानी कि कितने लोग हैं, ट्रेडेड प्राइस कितना प्राइस में चेंज हुआ, बीट क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी, ये सारी चीजें हमें एनएससी की साइट पे मिल जाती है। लेकिन हमें एनएससी की साइट पे जो हमने अपनी ग्रिक्स सीखे वो नहीं देखने को मिलते हैं। बहुत सी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप मानो कि अपने कोई डीमैट अकाउंट किसी में खोला है तो वहां पे शायद एंजल वन में देखने को मिले, ऑब्स्ट्रा पे देखने को मिले, तो बहुत सी ऐसी सॉफ्टवेयर जो फ्री है उसको कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं, वहां पे देखने को मिलते हैं। अभी मैंने ऑब्स्ट्रा का स्क्रीनशॉट लगाया है तो वहां पे आपको डेल्टा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, वेगा की, गामा की, सारी वैल्यू देखने को मिलती है। अभी जो हमने 25,100 की बात की तो वहां पे आप देखिए डेल्टा कितना है 47, यानी कि 0.5 के आसपास। अब उससे 50 स्ट्राइक प्राइस दूर जाएंगे तो कितना है 0.65, यानी कि 65 डेल्टा है, और उससे 50 पॉइंट आगे जाएंगे तो सिर्फ 33 का है, यानी कि यहाँ पे 100 रुपया बढ़ने पे इसकी प्राइस 47 बढ़ेगी और यहाँ पे 65 बढ़ेगी, लेकिन कम भी उसी हिसाब से होगी, और यहाँ पे सिर्फ 33 रुपया बढ़ेगी। तो एक कॉल का है। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते कि यहाँ पे पुट का भी वैसा ही डेटा है, यहाँ डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, और जो 25,100 है उसका जो डेटा है 52 है, यानी कि 0.5 के करीब है। इसमें प्लस माइनस रहने की वजह मैंने आपको बताया कि इसमें आईवी भी होता है। यहाँ पे आपको आईवी दिखाया है, ये आईवी और वेगा ये थोड़े कनेक्ट होते हैं, लेकिन ए आईवी भी अलग है, इसको भी हम बाद में, ए आईवी भी अलग है, जो इसकी बात कर रहा हूं ये भी अलग है। तो दोस्तों हम आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत ही जल्दी इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम जो ऑप्शन चेन है उसे रीड करना सीखेंगे, जैसे उसमें पीसीआर सीखेंगे, उसमें रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते, उसमें सपोर्ट कैसे ढूंढते, ये सारी चीजें बेसिक है। और ये सारी बेसिक चीजें जानने के बाद हम ऑप्शन में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ट्रेड करते हुए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, और हमने जो पुराने बातें सीखी यानी कि टेक्निकल एनालिसिस सीखी है उसका इस्तेमाल इसमें किस तरह से करते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, वो सारी चीजें हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।